बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान के मौके पर कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नून लीग को कामयाबी हासिल हुई है अभी तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आई हैं उसके हवाले से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये 8 फरवरी का ही तसलसल हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो है 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे, जहाँ पर उनकी निजी और सियासी मुलाकातें भी होंगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक तरफ तो नून लीग को कामयाबी हासिल हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि 8 फरवरी का ही तसलसल है। ज़ाहिर है एक इलेक्शन से कोई मजमूई तो तासुर जो इस अरेंजमेंट के ऊपर कोई ना कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है, ना कोई तवाना हुआ है, ना कमज़ोर हुआ है। वो बस गैर सरकारी गैर हतमी बस एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये है कि वो सियासी तनाव और कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। लेकिन आज तो जो तमाम दुनिया में, पाकिस्तान में तो बिल्कुल, लेकिन तमाम दुनिया में ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान। उनका ये दौरा जो है वो पाकिस्तान में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये इस वक्त ज़ेर बहस है। सैयद इब्राहिम रईसी जो हैं ये 1960 की इनकी पैदाइश है और ये 5 बरस की उम्र में ये कुम के जो मदारिस हैं वहाँ से ये वाबस्ता हो गए थे। लेकिन फिर इनका जो कैरियर है सियासत के साथ साथ वो है एक बहुत बड़े आप समझें कि एक जय्यद माहिर कानून के तौर पे ये अदालतों के अंदर और जो ख़ास तौर पे जो इनकलाब ईरान के बाद जिस तरह से वहाँ पे इस्लामी निज़ाम आया, अदालतों का सेटअप, और उसमें ये इन्होंने इंसाफ का भी बहुत यानी मद्देनज़र रखा है। इनका जो कैरियर है, जुडिशल कैरियर, मैंने आपसे कहा ना, ये पस मंज़र इनका अदालतों से है। ये कोई अस्करी शख्सियत या इस तरह से नहीं, मतलब ये अदालतों से ये इनका हुआ है। तो लेकिन फिर इन्होंने इंसाफ भी दिया है और ज़ाहिर है कि जो एक रहम और वो सारा मामला, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पेश आई है सख्त से सख्त सज़ाओं की, वहाँ पे फिर इन्होंने जो है वो मतलब कैफर किरदार तक पहुँचाया है किसी दबाव के बग़ैर। और फिर आयतुल्लाह ख़ुमैनी के भी बहुत करीब रहे ये, और फिर उनके बाद आयतुल्लाह ख़ामेनेई के भी बहुत करीब रहे। वो बड़े नज़रियाती, इनकी नज़रियाती और करिश्माती शख्सियत है, और बहुत से लोग इनको आयतुल्लाह ख़ामेनेई के जानशीन के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि इनका जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये इनका जो इस्लामी शरई निज़ाम है कानून का, उसके ऊपर इनकी बड़ा अबूर है। तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ये काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ा ख़ूबसूरत सा ये लगा सिलसिला कि इस्लामाबाद तो वो हैं आज, फिर वो कराची मज़ार कायद, और फिर वो लाहौर, और फिर वापसी। तो ये 2-3 रोज़ जो हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि यहाँ पे वो जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है, बल्कि सिविल सोसाइटी, सकाफ़ती और बाकी जो तलबा और तालिबात के साथ, और बाकी उनकी काफ़ी यहाँ पे मसरूफ़ियत, उनके साथ उनकी अहलिया भी तशरीफ़ लाई हैं। तो दीदा दिल फर्श रहा, और आने वाले दिनों में अब हमें इंतज़ार होगा बाकी जो हमारे मेहमानों ने आना है पाकिस्तान, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म उनकी तरफ से मोहम्मद बिन सलमान का हमें इंतज़ार होगा, वो भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का दौरा हुआ, और ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, कुछ चीज़ें सियासत से बहुत बढ़ के रियासत के मामला पे। तो बड़ी खुल के आज गुफ्तगू हुई उनकी मौजूदगी में, उन्होंने इसे बयान भी दिया। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि न्यूक्लियर जो है हमारा, न्यूक्लियर वो हमारे
जो हमारी दिफाई डॉक्ट्रिन है उसका हिस्सा नहीं है। और गज़ा के ऊपर भी बात हुई, यहाँ पे उन्होंने बात की, और भी जब वो बात करेंगे तो ये पाकिस्तान से आवाज़ जाएगी फ़लस्तीनियों के लिए। आज फ़लस्तीन के जो वहाँ तो एक बर्बरियत का सिलसिला जारी है गज़ा में, लेकिन वहाँ पर मेजर जनरल एहरान हलीवा जो कि उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह, और यानी आप ये समझे ना कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ की जो है वो डायरेक्ट डील करती है CIA के साथ और बाकी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ। मोसाद तो अपनी जगह है, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसके जो सरबराह मेजर जनरल एहरान हलीवा, उन्होंने इतराफ़ जुर्म करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और मैं इतराफ़ जुर्म इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो ख़त है जो उन्होंने लिखा है इजरायली फ़ौज के सरबराह के नाम, जिसे कबूल किया गया है, और कबूल करते हुए इजरायली फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किए। इनका कहना ये है, इन्होंने ख़त जो लिखा है वो ख़त के अल्फाज बड़े मानी खेज़ हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो नाकामी मिलिट्री इंटेलिजेंस की 7 अक्टूबर को थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता रहा, मेरी ज़िंदगी का बाकी तमाम हिस्सा, ये उस ख़त के अल्फाज हैं, रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो कहते हैं कि हर दिन और हर रात हमने जो कुछ किया, एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल नाइट हमने जो कुछ किया, उसका बोझ मेरी तमाम ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा, और मैं ये बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ, अपनी नाकामियाँ तस्लीम करते हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात की है उस ख़त में, एक और जो आखिरी उसकी जो लाइन्स हैं वो मज़ीद हैरान कुन। वो कहते हैं कि मैं मुतालबा करता हूँ इस बात का कि जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर और उससे पहले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं उससे पहले जो कुछ होता रहा जिसकी वजह से 7 अक्टूबर हुआ, यानी यहाँ वो बात हो रही है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वाली बात है कि उससे पहले जो कुछ हुआ जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर हुआ, और जो कुछ उसके बाद हुआ, उसके लिए एक मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह पे एक बड़ा कमीशन बनाया जाए उसकी तहकीकात के लिए, ताकि ये देखा जाए कि इसराइल कहाँ खड़ा है दुनिया में और ये क्या हुआ है, और एक तहकीकात की जाए इसकी आला सतही। ये पहला इस्तीफ़ा है इतराफ़ी जुर्म के साथ। ये मेरा एक अंदाज़ा है कि इसके बाद मज़ीद इस्तीफ़े वहाँ पे आएंगे इसराइल में, क्योंकि एक तो ना सिर्फ देखें ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, इन्होंने ज़ाहिर है कि एक तो नाकामी इंटेलिजेंस की सब, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ कि जी वहाँ पर अटैक करो, वहाँ पर ये, और वहाँ पर बच्चे मर गए, शहीद हो गए, अच्छा वहाँ पे करो, वहाँ ख़वातीन, तो एक सुबह शाम एक सिलसिला जो रखा, ज़ाहिर है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर ही फिर मिलिट्री कार्रवाई कर रही थी। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह जो मेजर जनरल है, सर्विंग मेजर जनरल, वो ये कहता है कि हर दिन और हर रात जो कुछ हुआ उसका बोझ बाकी ज़िंदगी मेरे साथ जाएगा कब्र तक, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी आला सतह पे तहकीकात हो। तो ये इस्तीफ़ा दे दिया फ़ौज के सरबराह ने, वो कबूल कर लिया, और ये एक इतराफ़ जुर्म भी है और इतराफ़ गुनाह भी है, ठीक है। और वहाँ पे एक ऑनगोइंग कत्ले आम और जो जहरियत जारी है उसको इन्होंने दुनिया के सामने आश्कारा भी कर दिया।
तो ये जो है ये एक, और मैंने आपसे पहले कहा कि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं मामला, ये मामला इसके बाद आगे जाएगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस अगर अपना फेलियर तस्लीम कर रही है, या तो 7 अक्टूबर के बाद या 8 अक्टूबर को कर देते इस्तीफ़ा, तो कहते भाई हमास ने कर लिया, मुझे पता नहीं था, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और ये बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक जो भी हुआ है उसका सुबह शाम होने वाले वाक़यात मेरी जो है वो ज़िंदगी के बाकी दिन में उसका बोझ अपने ऊपर, अपने दिल पे रखूँगा। क्या हुआ है भाई उसके बाद? ये हुआ है ना कि कत्लेआम हुआ है। तो ये इस्तीफ़ा दे गए, और एक तरह से तमाम नेतन्याहू का जो और इसराइल का जो माजी हाल, अब मुस्तकबिल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये कि उसको चार्जशीट कर गए, ठीक है। और उसके साथ ही दूसरा वहाँ पर जो, अगर हम 4th स्लाइड यहाँ पे दिखा सकें, ये है निज़्ज़ा यहूदा बटालियन, ठीक है। निज़्ज़ा यहूदा बटालियन, ये 1999 इसकी हिस्ट्री है इनकी वेबसाइट पे। 1999 में ये कायम हुई थी। इसमें सिर्फ 30 हरीदी, ये हरीदी यहूदी जो यहूदी हैं, ये इंतहा पसंद राइट विंगर्स हैं। अच्छा, ये 30 लोग जमा हुए थे, फिर उनके बाद नाहल हरीदी का नाम रखा गया था। एक कौम परस्त प्रोजेक्ट था, उसको निज़्दा यहूदा एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कायम किया था। चंद सालों में फिर जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो उन्होंने इनको बाकायदा हिस्सा बना लिया। आज जो है ये बटालियन कफर ब्रिगेड के नाम से बहुत फ़ाल है, वगैरह वगैरह, ये पूरी कहानी। लेकिन इसके ऊपर ये पूरी बटालियन है, अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। इसराइल की फ़ौज की, अच्छा ये जो हजीदी यहूदी हैं ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सेहूनी, यानी ये इस किस्म के हैं कि ये कहते हैं कि इंटरनेट भी नहीं होना चाहिए। इंटरनेट का होना, टेलीफोन कॉल्स का होना, ये यहूदियत के ख़िलाफ़ है। मतलब ये बहुत ही अजब से, यानी कुछ लोग हैं, तो मुसलमानों को कहाँ से बर्दाश्त करेंगे, ये क्रिश्चियंस को कहाँ से बर्दाश्त करेंगे, ये यहूदी बाकी। तो ये एक अजब इनका है किस्सा। ये कहते हैं कि इंटरनेट भी नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये मतलब कई लोग इनमें से तो कहते हैं कि नलकों से पानी पीना भी गलत। मतलब बहरहाल मैं मतलब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है ना, उनकी बटालियन बना के फिर इनके हवाले कर दिया गया जनीन, रामल्ला और मगरबी किनारा। उसमें इन्होंने जो कत्लेआम फिर किया है इस ब्रिगेड ने, और उसके कत्लेआम में ये हुआ कि वहाँ पर एक अमेरिकन नज़ाद फ़लस्तीनी के हत्थे लग गया। तो इन्होंने फ़लस्तीनी समझ के उसको, उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ, शदीद प्रेशर। उमर उन साहब का नाम था, वो 72 साल के थे, अमेरिकन फ़लस्तीनी, और उनको जनाब आँखों पे पट्टी बांध के और सड़कों पे घसीट के और बुरा हाल किया। तो उसके बाद अमेरिका तक खबर गई, और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस पूरी बटालियन को पाबंदी इसके ऊपर आयद कर रहे हैं। यानी ये ना ये अमेरिकी असला इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ट्रेनिंग ले सकेंगे। ये अब नेतन्याहू वहाँ से बात कर रहे हैं, और नेतन्याहू जी ने जो है ये कहा है कि मेरी जो खुफिया बात है वो मेरा वज़ीर दिफा गैलेंट जो है वो अमरीकियों को पहुँचाता है। और ये मुझे, यानी वो एक अजीब तोड़ फोड़ का मंजर शुरू हो गया अंदर। और ये आप जरा वक्फा लें तो उसके बाद फिर बात आगे करते हैं। बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो रही है खत्ते में। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो नामज़द शेर अफजल मरवत साहब थे उनको चेयरमैन PSC बनाने से इनकार कर दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी कशीदगी है इस पूरे सियासी अरेंजमेंट में, इतनी कशीदगी है। अभी देखें इसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, आगे अदालतों का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट क्या शक्ल लेगी, किस तरह से इसकी सूरत गरी कैसे होगी। जो सबसे देखें, जो तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन के बयान उनको नहीं, आप साइड पे करें। जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, यानी राना सनाउल्लाह साहब से
आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, राना सनाउल्लाह एक सियासी वर्कर है और राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन 90 की दिहाई में जब ये ग़ुलाम इसाक़ खान साहब का दौर था और जब उस वक्त रिजिस्ट किया ग़ुलाम इसाक़ खान साहब के अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून में आए थे। यानी ये कोई अभी नहीं आए, कोई पिछले 7-8 साल, 10 सालों, 15 सालों में, ये उस वक्त आए थे। और फिर जो माशाल्लाह लगा तो इनके ऊपर सख्तियाँ भी हुई। जब ये हिरासत में थे अभी खान साहब के दौर में, तो एक दफ़ा मेरी इनसे उस वक्त भी बात हुई, तो पॉलिटिकल एक बड़े, यानी आप कहें कि अब लाख इख्तिलाफ रखें, उनको पता है कि मैंने यहाँ पे भाई यही लोग हैं, यही मेरा हल्का ही है। वो जो बातें कर रहे हैं, कुछ तो लोग ऐसे हैं ना जो कि मतलब मैं कम से कम राना सनाउल्लाह या साद रफ़ीक साहब को जितना, ये कोई मेरे बहुत करीबी दोस्त नहीं है, लेकिन इनको देखा है हमने सियासत में इतने अरसे में। ये इब्नुल वक्त टोला नहीं है कि जी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई तो ये छोड़ के निकल गए, तो फिर वापस आए तो फिर ये आ गए। तो ये प्रॉपर उनके साथी हैं। अब राना सनाउल्लाह जो बात कह रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, अदालतें किसको रिलीव, कुछ वो एक सियासी कारकुन के तौर पे, बल्कि सियासी अवामी आदमी है ना, लोगों में रहते हैं। सेनेटर तो है नहीं, ना कोई खुसूसी नशिस्तों पे आने वाले शख्स हैं। ये जीते या हारें, ये इनके अपने, इनका एक जगह रहेगा, मकाम रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब तो ये जो बातें कह रहे हैं इस वक्त, वो बातें सुने। और ये वो बात है जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन या कोई भी जमहूरी शख्स वो बात कहेगा कि भाई मसला ये है कि मैंडेट मिला नहीं मिला, ठीक है। ये उन लोगों में नहीं है राना सनाउल्लाह कि भाई राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग काफ बनी तो ये काफ में चले गए, तो ये नहीं, उनमें नहीं है ये, या साद रफ़ीक है, ऐसे लोग। मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई ये तो सीटें जो हैं और हुकूमतें तो आई गई चीज़ें हैं, लेकिन ये कि हमने सियासत करनी है, तो कल को जो है वो हमने ये देखें। राना सनाउल्लाह साहब जब के ऊपर जब ये पड़ा था, ये जब ये मुनशियात बरामद हुई थी, मुझ समेत आप मुझे बताएं, इसमें तो हमने खुल के बात की थी कि सवाल ही पैदा नहीं होता था इतने से डब्बे में इतनी सारी मुनशियात निकल आएँ और एक आदमी यहाँ पे इतनी बड़ी क्या कहना चाहिए कि मोटर हाईवे पे उसको पकड़ा है। तो हर शख्स ने, चाहे इनका मुखालिफ हो या इनके साथ इत्तेफाक रखता हो, नून में हो, बाहर हो, वो उसने कहा था कि ये केस सर पैर इसका समझ नहीं आ रहा। सब किसी ने उसको तस्लीम ही नहीं किया था कि ये क्या केस है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये मेरे ऊपर केस, वो साबिक आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं। अब क्या मामला था, क्या नहीं था, ये देखें, जिसके ऊपर केस बना है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि केस किसने बनाया था, किसने नहीं बनाया। तो वही कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए और जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। किसी का भी मैंडेट, इनका है इनको मिलना चाहिए, इनका नहीं है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी का पीपल। लेकिन जो हुआ है इन इलेक्शंस में, उसके नतीजे में इस्तेकाम नहीं आ पा रहा। ये मुस्लिम लीग नून को इल्म है अच्छी। और देखें, बात सुने, नवाज शरीफ साहब आज जा रहे हैं चाइना, खामोशी इख्तियार की हुई है उन्होंने, लेकिन बात वो है कि नवाज शरीफ साहब के भी वही एहसासात हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब को अगर उन्होंने कहा नहीं बोलने के लिए, या जावेद लतीफ़ साहब को, तो रोका भी तो नहीं है ना भाई, रोका भी तो नहीं, मना भी तो नहीं किया ना। वरना तो पार्टियों में 2 मिनट में वो रुकने थे। ये होता है कि जी पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई या शो कॉज इशू हो गया। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये जो एक्स के ऊपर पाबंदी है, ये जमहूरियत के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। अब साद रफ़ीक ये कह के चले गए, और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि साद रफ़ीक साहब ने कहा कि देखें, वोट मिला या नहीं मिला, ये चीज़ें आई गई हो जाती। बात ये होती है कि उस वक्त क्या आपने क्या जुमला आपने कहा था। ये वो लोग हैं जो हार गए हैं या जीत गए हैं, ये सरवाइव करते हैं, लोग याद रखते हैं इनकी बातों को। ये मैं आपको बिल्कुल इससे कतई नज़र के, और ऐसे लोग जो हैं वो चाहे तहरीक इंसाफ में हो, तहरीक इंसाफ में वो इब्नुल वक्त लोग नहीं,
तहरीक इंसाफ में आप देखें ना, उमर चीमा हुकूमत थी, 3-4 दफ़ा बात हुई उमर चीमा साहब के बारे में, तो हम सब कहते नहीं यार छोड़ो। और यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब और बेशुमार लोग, हमाद अजहर, बाकी बहुत एक तवील उनकी फहरिस्त है। और ये नए जो ख़वातीन अभी हिरासत में, बात आ रही है कि किसने क्या बात की। सबसे अच्छा, मैं आप यकीन करें कि मैं तवक्को कर रहा था कि ये सबसे पहले बात आवाज़ उठेगी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उनकी तारीख है, भुट्टो साहब की और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की उनकी तारीख है, तो वहाँ से आवाज़ उठेगी। वहाँ से आवाज़ कम उठी। एतजाज़ एहसन साहब भी बोले, रज़ा रब्बानी साहब ने भी उस तरह बात नहीं की, ये क्या हो रहा है। और उनकी तरफ से आवाज़ पहले उठनी चाहिए थी, उठी है यहाँ से। अब मसला ये कि अवाम व तफ़हीम के साथ मामलात को तय करना है। अगर मैंडेट नहीं है जो भी है, इसको एक शक्ल दे के इसको एक इस्तेकाम की तरफ लेके जाएं, ताकि जो कुछ कल हुआ है, ये पहले भी हुआ, ये इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। 10 सीटें ले लें, 50 ले जाएं सीटें, नहीं होगा, इस तरह नहीं होता। मुझे बताएं ना कि ये जब आ गई थी पूरी मुस्लिम लीग काफ बन गई थी, इस्तेकाम आ गया था पॉलिटिकली। बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर थी और नवाज शरीफ, तो मुल्क की इस्तेकाम, मुल्क में एक था तो सही बज़ाहिर इस्तेकाम, लेकिन यह है कि एक वक्त ऐसा आया था ना कि आपको ज़रूरत पड़ी थी कि प्रॉपर पॉलिटिकल लोग हों। तो मकसद है कि वो जो है ये जो कुछ हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा ना। क्या रोज़ लोग निकल रहे हैं, रोज़ पुलिस आ रही है, रोज़ छापे, ये गिरफ्तार, इस तरह नहीं होता। इस तरह अब देखें, बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ने आना है, उससे पहले हमें इन मामलात को तय करना है। हमने तय करना है। अगर राना सनाउल्ला एक कदावर शख्सियत है, कोई राना सनाउल्ला कोई वो नहीं है, साद रफ़ीक है, राना सनाउल्ला और साद रफ़ीक जैसी शख्सियत अगर ये बातें कर रही हैं, तो मकसद है कि यही है ना, सफ़े अव्वल में नवाज शरीफ साहब को, या अगर आप बाद में शायद खान अब्बासी फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म ना बनते, तो चौधरी निसार, राना सनाउल्ला, साद रफ़ीक, सारे एयाज सादिक साहब एक ही लेवल के हैं सारे, ये एहसन इकबाल साहब और बाकी लोग सारे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनकी तरफ से जो बात हो रही है ना, वो बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ यकीनन हो रही होगी। उसको जितना हम या सादिक साहब तो क्लास फेलो रहे हैं इमरान खान साहब के, तो इनको भी सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें, स्टेबिलिटी आए मुल्क में। ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में ना इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ना कोई बात। अब मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर है उनके साथ इसाक डार साहब भी जा रहे हैं, ईरान के सदर यहाँ पे हैं। मैं कुछ ज़्यादा इसे बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन असल बात यह है कि मियाँ साहब इसको क्लियर करें, इस मामले को। उनकी अपनी हुकूमत है, वो इसको क्लियर करके तलखी को कम करें, ठीक है। और ये उनके ही रुफ़क़ा हैं, उनके ही दोस्त अहबाब हैं। खान साहब के साथ भी उनके ताल्लुक़ रहा है, अचकज़ई साहब के साथ भी, मौलाना साहब के साथ भी, जमात इस्लामी के साथ भी। वो देखें उनकी हुकूमत है कि क्या हो रहा है उनकी हुकूमत के दौर में, ताकि इस्तेकाम आए। अच्छा, अब ज़रा आ जाएँ दोबारा कि दूसरा क्या हुआ। एक तो वाक़या पूरी बटालियन के ऊपर इसराइल की पाबंदियाँ लगा दी। इंतहा पसंद यहूदी बटालियन पूरी, तो अमेरिकन पाबंदी लगा दी। पाबंदियाँ अमेरिकन, पाबंदियाँ शख्सियात पे नहीं, पूरी बटालियन पे, पूरी इसराइल की फ़ौज की बटालियन पर पाबंदियाँ। और सना मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मुस्ताफ़ी। उसके बाद जनाब उनकी एक फ्रांस की साबिका वज़ीर ख़ारिजा हैं, कैथरीन उनका नाम है, ठीक है। अच्छा, कैथरीन जो हैं, कैथरीन कोलोनो, ये कैथरीन कोलोनो को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की ज़िम्मेदारी लगाई कि जी जो इसराइल की तरफ से इल्ज़ामात आयद हुए हैं, इसराइल ने इल्ज़ामात आयद किए थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिलीफ एजेंसी है उसमें उसके कई एहलकार मिले हुए हैं हमास के साथ, और उसके बाद फिर अमेरिका समेत कई मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिलीफ एजेंसी है उसकी इमदाद बंद कर दी थी। और वहाँ पे लोग चीखते रह गए थे कि खुदारा इसकी इमदाद को बहाल किया जाए, इसको जो है वो इन्हीं के रस्ते। और ये इसराइल ने भी जनाब इनको मंदिर नहीं जाने देंगे, इनके लोग निकाल दिए थे बाहर और सारा पाबंदी। अब जनाब ये जो खातून, इनकी जिम्मेदारी लगाई, बड़ी काबिल और बड़ी बाइज्जत इनका जो नाम है कैथरीन कोलोनो का, ये नाम बड़ा एक ज़बरदस्त नाम है। अक़वाम और सारे मुल्कों ने एग्री कर लिया कि जी ठीक है, हम इनके नाम पे मानते हैं, ये तहकीकात। इन्होंने
जो 3 नॉर्डिक ममालिक हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, उनके जो सबसे बड़े तहकीकाती इदारे हैं, फौजी नहीं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लोगों को साथ मिलाया और एक बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़, बयानात, मुलाकातें, सब कुछ करके एक रिपोर्ट बना के पेश कर दी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल। और वो रिपोर्ट आज आ रही है, या आ गई है, या आने वाली है किसी भी वक्त, अभी 1-2 घंटे में। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि अक़वाम मुत्तहिदा, ये मैं 8th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू स्पोक्सपर्सन फॉर सेक्रेटरी जनरल ऑन यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द नियर, ये जो UNRWA, वो कहते हैं कि जी ये जो रिपोर्ट आई है कैथरीन कोलोना की, ठीक है, उसको खराज तहसीन पेश किया है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है। और वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ये कहती है, 7 स्लाइड जरा दिखाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स की। वो रिपोर्ट कहती है फिजिकल अब्यूज एंड डायर कंडीशंस इन इजरायली डिटेंशन। और फिर गार्डियन दिखाएं जरा 6th, इजराइल हैज येट टू प्रोवाइड एविडेंस के उनका कोई ताल्लुक था, कोई ताल्लुक नहीं था। कई मुल्कों ने जनाब जो पाबंदी लगाई हुई थी इस अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी पे कि फ़लस्तीनियों को इमदाद ना फराम की जाए, वो पाबंदियां हटा दी हैं। लेकिन इस दौरान जो नुकसान हुआ है, इस दौरान जो लोगों को एड नहीं जा सकी, नेतन्याहू, मैंने कहा ना ये चार्जशीट इतनी तवील हो रही है जितनी देर ये मामला हल नहीं, जब तक ये सीज फायर नहीं होगी। और स्ट्रेट करना ब्लिंकन नहीं है, सॉरी बाइडेन इंतजामिया नहीं है। ये जनाब एक कंप्लीट चार्जशीट आ गई कि ये, अच्छा उनकी बटालियन पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई है। ये, अच्छा ये भी अजीब बात है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ही पाबंदी आयद कर रही है। गैलेंट का फोन जा रहा है, नेतन्याहू चीख रहे हैं, पुदक रहे हैं, सारा वो पूरी बटालियन के ऊपर पाबंदी। और ये आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर एक अजब बात है। अच्छा उसके बाद मजीद बटालियंस के ऊपर भी पाबंदी लगने का ख्याल हो रहा है। एक बटालियन नहीं, मजीद बटालियन। ये मैं टाइम्स ऑफ इजराइल को कोट कर रहा हूँ, 5वीं स्लाइड। US मेलिंग सैंक्शंस अगेंस्ट अदर IDF यूनिट्स, बाकी फौज के यूनिट्स, अभी तो एक पे लगा है ना, दूसरे यूनिट्स, लोग नहीं, बटालियंस, फौजी दस्ते, उन पर इंसानी हकूक की पामाली के जुर्म के इल्जाम में पाबंदियां। अब मुझे बताएं कि वो अपने सरबराह से या नेतन्याहू से हटके कर रहे थे, उन पे पाबंदियां ऐड हो रही हैं उनको। अच्छा जी, ये हो गया। तो अभी वहां से जरा आते हैं बिल्कुल पड़ोस में। 11 साल के बाद जनाब इज्जत माब रजब तैयब उर्दुगन इराक पहुंचे और इंतहाई अहम दौरा। क्या डिस्कस होगा? देखें, जिस तरह तेल है ना सऊदी अरब के लिए या LNG या कतर के लिए या बाकी, जो यहाँ पूरे अरब ममालिक में सऊदी अरब, इराक, ये सारे मुल्क, ये शाम, ये फ़लस्तीन, ये इसराइल, यहाँ का जो पानी है वो तुर्की से आता है। यानी यहाँ ऑयल है, पानी नहीं है, पानी आता है तुर्की से। और तुर्की के पहाड़ों से 2 दरिया जन्म लेते हैं, दजला और फरात। ये दजला और फरात जब दाखिल होते हैं इराक में और फिर उसकी आगे शाखें निकलती हैं, ये तो आप समझें कि जो पानी है, जिस तरह पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है, तो वो हम भारत के साथ हमारे मामला चलते रहते हैं कि जी वो वहाँ से ऊपर जो दरिया आ रहे हैं तो कमीशन बन, ये जितने दरिया आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता अरब ममालिक में, ये तुर्की से जन्म, तुर्की से क्रॉस करते हैं दजला फरात और फिर आगे फ़लस्तीन तक और फिर इसराइल और जो है वो मिस्र को साइड पे कर दें आप, वो तो अलग है, लेकिन ये बाकी सारा। अब ये दौरा जो है ये बहुत आम है। उसमें एक तो बात होने जा रही है पानी के एग्रीमेंट्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इराक का कहना यह है कि पानी थोड़ा ज़्यादा छोड़ा जाए, दजला फरात में पानी तुर्की ज़्यादा छोड़े, तुर्की ज़्यादा छोड़ेगा, वो ठीक हो रहे हैं मामला। दूसरा ये है कि ये PKK जो 1984 से जिसने दहशतगर्दी फैलाई हुई है,
4 लाख के करीब लोग उसमें जानों से गए। इसका खात्मा किया जाए, वो भी। और उसके नतीजे में कई सालों से तुर्की ऑपरेशंस कर रहा है इराक के अंदर, तो इनको यहाँ पे नबरत आजमाइन से हो, वो भी मामला तय पा जाएंगे। और फिर तीसरा जो मामला है वो सबसे आम है, और वो है डेवलपमेंट रोड। डेवलपमेंट रोड जो है वो इराक को तुर्की से जोड़ता है, उसमें रोड भी है और ट्रेन्स भी हैं और ये रेलवे सब पूरा एक सिस्टम है ना ट्रांसपोर्ट का। और ये जो है ये वो है जिसके मुतबादिल आईएमएफ अनाउंस की थी G20 इजलास जो सितंबर में हुआ था भारत में, जिसमें था कि सऊदी अरेबिया, यूएई और उसके बाद इसराइल और आगे यूरोप के। तो फौरन तैयब अर्दोगन साहब ने कहा था कि ये तो आईएमएफ ये तो हम पहले बना चुके हैं, ये 3 प्रोजेक्ट्स में 3-4 मरहलों में है। ये 2030 तक इसका एक प्रोजेक्ट पूरा होना है, फिर 2030 या 32 तक फिर दूसरा, तीसरा। उन्होंने कहा ये तो बना, ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जिसने इसकी डिटेल्स देखनी हो तो वो 12th स्लाइड पे डेली सभा दिखा दूंगी। डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट की ऑल्टरनेटिव टू आईएमएफ इनिशिएटिव। और यानी आईएमएफ उस वक्त हमने बात की थी कि ये G20 में गलत, ये अमेरिकन को भी पता है। ये फाइनेंशियल टाइम्स, चलें जी फाइनेंशियल टाइम्स को देख लेते हैं, 13th स्लाइड, ये उस वक्त का, ये हमने डिस्कस किया था कि ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उस वक्त तो ये गजा और ये बाकी मामला नहीं हुए थे, लेकिन एक बात हमने की थी कि नहीं पॉसिबल। उस वक्त ये टर्की रोड्स ऑल्टरनेटिव टू G20 इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर प्लान वो मौजूद हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी प्लान मौजूद है जिसपे साइन हो चुके हैं, जिसपे यूए। तो अब ये भी तय होने जा रहा है कल डेवलपमेंट रोड। उसके नतीजे में ये जो अरब ममालिक की जो मंडी है, ये यहाँ से जैसे आप फर्ज करें ना कि यूएई या सऊदी अरेबिया की पोर्ट से सामान उतरा, और उतरने के बाद वो बजाय इसके कि वो स्विस से क्रॉस, अब स्विस तो और अब ख़तरनाक हो गया ना, स्विस कैनाल से जाना, ये जो जब से ये हुतीज़ और ये मामला चला है, तो वो रोड्स के ज़रिए वो इराक में एंटर हुआ। इराक से सीधा साथ ही इराक के तुर्की है और तुर्की के साथ अंदर गए और साथ यूरोप। यानी वो इतना छोटा रास्ता है कि वो बजाय इसके कि वो लंबी वो एक जगह इस्तेमाल करते हैं कई अरब ममालिक, तो छोटा सा सीधा सड़कों पे गए, टैंकर वैंकर ये वो कंटेनर्स है, वो सीधा गए इधर से इराक में एंटर, बॉर्डर साथ पे जुड़े हुए हैं, वो इराक में एंटर हुए, इराक से तुर्की है और तुर्की से सीधा वो यूरोप। ये भी इफ्तिताह होने जा रहा है। और एक आखिर में मैं एक बात कहूँ जिसका बड़ा अफसोस है, और वो ये है कि अच्छा सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच रहे हैं चाइना, उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन में वो फिर इस्लाम को ले आए हैं, मुसलमानों को ले आए हैं। देखें वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस है ये जो दौलत लूटने वालों के साथ और इस मुल्क पे जिन्होंने यलगारें की और ये किया और वो किया, वो मतलब मुसलमान। तो अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसका कोई तासुर जो है पूरी दुनिया में वो इलेक्शन कैंपेन का अच्छा नहीं जा रहा। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान उनको वोट भी देंगे यकीनन बीजेपी को, लेकिन यह है कि इस मरहले पे कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं। मतलब मैं आज CNN को देख रहा था, अगर हमारे पास वो स्लाइड्स हों तो मैं CNN को देख रहा था, मैं बाकी दुनिया को देख रहा था। ये बाहर देखें ना, 19 स्लाइड अगर आप देखें, अब वो जो है वो जनाब NDTV में कमेंट्स इस पर क्या करूँ, मतलब है कि बहरहाल क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ हैं बन रही है। 17 स्लाइड देखें न्यूयॉर्क टाइम्स की, हु टेक इंडियाज़ वेल्थ। अच्छा, फिर उसके बाद 20 इंडियन एक्सप्रेस, कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि वो दे विल डिस्ट्रीब्यूट, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं कांग्रेस उनको यानी ये अजीब सी बात है, उनके जरा मुसलमानों के क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं इसलिए कांग्रेस उनके साथ मिल गई जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो अजीब। फिर टाइम्स UK का जो एक बड़ा मौका है वो कह रहा आउट करा है नरेंद्र मोदी कॉल द इंडियन मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेटर्स, मुनासिब नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है, अगर वक्त है मैं चंद लम्हे लूँगा। जो CSTO है, CSTO हर को पता है, ये वो CSTO के ममालिक हैं जो कि रशियन नेटो है, छोटा सा है लेकिन रशियन नेटो है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क।
और उनकी जो अगर हम 23rd दिखा सकें यहाँ पे, CSTO, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सारे हैं जो रशिया के इन्फ्लुएंस में आता है। उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया उनके सेक्रेटरी जनरल ने, इमाम अली, और उन्होंने कहा है कि अगर रिक्वेस्ट की गई तो हम मशरिक़ वुस्ता में भी अपना रोल प्ले करेंगे। उन्होंने तास को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा हमारी जो फौजी हैं, CSTO तास 22nd, उन्होंने कहा CSTO रेडी टू हेल्प सेटल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ रिक्वेस्ट। अगर हमसे मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों ने किसी ने भी कहा तो हम यहाँ पे आके अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं। ये जो पाबंदियाँ लगा रहा है ना अमेरिका इनके ऊपर, इसराइल की फ़ौज पे, ये लीहे लॉज के थ्रू लगा रहा है। लीहे जो हैं उनके एक सेनेटर, ये कांग्रेसमैन थे, उन्होंने एक कानून साजी की थी वहाँ पे अमेरिका में कि कोई शख्सियत या कोई सिक्योरिटी फोर्स, कोई ऐसी दुनिया में जो कि जुल्म ढाए सिविलियंस पे और जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, उस पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ। तो ये जो पाबंदियाँ आयद हो रही हैं फौजियों पे, फौजी यूनिट्स पे, इसराइल के पूरे यूनिट्स पे, बटालियंस पे, ये अमेरिका इन्हीं लॉस के तहत कर रहा है। और मिलिट्री सेक्ट उनके चीफ इंटेलिजेंस चीफ रिज़ाइन कर गए हैं। और एक देखें अब ये मामलात किस तरह दोबारा शुरू होते हैं और जाहिरियत किस तरह रुकती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।